हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग फिर से आज शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस ऑफ आरसीसी डिजाइन। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग के, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्सर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन reinforcement एट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम होना नहीं चाहिए। देखिए फ्लेक्सर में क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन जो है, जैसे अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन की डायग्राम बनाऊं तो जो हम लोग का स्ट्रेन डायग्राम होगा कंक्रीट में, ठीक है, जो स्ट्रेन डायग्राम होगा कंक्रीट में, इसमें वैल्यू होगा 0.002 प्लस द 0.87 टाइम्स ऑफ द Fy बाई ES, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अगर इसी, क्योंकि हमें पूछा गया है टेंशन रीइंफोर्समेंट, इसीलिए मैंने नीचे बनाया हुआ। अगर कंप्रेशन के बारे में पूछते तो मैं यहाँ पे बनाता, ठीक है। टेंशन रीइंफोर्समेंट के बारे में पूछे तो रीइंफोर्समेंट का लगा दिया, जो कि यील्ड स्ट्रेंथ होता है रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो फाइनली जो है वैल्यू हम लोगों का 0.002 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ Fy बाई ES होगा। अगर इसी वैल्यू को देखा जाए कौन सी वैल्यू से मैच हो रहे हैं, ये वैल्यू से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, इससे भी मैच नहीं हो रहे, इससे मैच नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करूं तो 0.87 वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, the factored load at the limit state of collapse for dead load, lie load प्लस या तो डेड लोड प्लस विंड लोड, या तो डेड लोड प्लस लाई लोड प्लस विंड लोड, कॉम्बिनेशन कौन कौन सा सही होगा। देखिए अगर डेड लोड और लाइव लोड होगा तो उस समय जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगी ओनली 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड एंड विंड लोड। देखिए ये 1.2 टाइम्स ऑफ डेड लोड लाई लोड ये बिल्कुल नहीं होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड ये होगा, और क्या क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ विंड लोड ये भी होगा। जब तीनों कॉम्बिनेशन होगा 1.5 टाइम्स, या जब दो कॉम्बिनेशन होगा 1.5, तीन कॉम्बिनेशन होगा तो 1.2, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसमें ये वाला गलत है, 1.2 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस विंड लोड, इसमें 1.5 होगा दोनों में। तीसरा ना फोर्थ वाले में कौन सा गलत है, फोर्थ वाले में हम लोगों का गलत है, हाँ, जो डेड लोड और लाई लोड है इसमें 0.9 नहीं हो सकता, लाई लोड के साथ 0.9 नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ 1.5 होना चाहिए। अगर इसमें सिर्फ 1.5 दिया रहते तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो हम लोग का जो ऑप्शन है, द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, इन एन आरसीसी सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी, if the vertical stirrups are provided to resist shear, their maximum spacing measured along the axis of the member as per IS 456-2000 should not exceed, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर मैं वर्टिकल जो हम लोगों की स्टिरप्स होगा, अगर मैं वर्टिकल स्टिरप्स यूज करूंगा तो जो स्पेसिंग होगा किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम, देखिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो कौन कौन सा वैल्यू है मैक्सिमम स्पेसिंग की, या तो हम लोग 300 mm लेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैक्सिमम स्पेसिंग, या तो 0.75 टाइम्स ऑफ डी वैल्यू। इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम है वही हम लोगों का मैक्सिमम स्पेसिंग होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिरप्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, और आप लोग लेकिन ये चीज याद रखना, ये जो भी मैं स्पेसिंग बता के रखा हूं दिस इज ओनली फॉर वर्टिकल स्टिरप्स। अगर कभी कभार इंक्लाइंड स्टिरप्स, अगर मान लीजिए इंक्लाइंड स्टिरप्स के बारे में पूछे, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पेसिंग, then the maximum spacing will be equal to either the depth of the, जैसे यहाँ पे 0.75 टाइम्स ऑफ दी है इंक्लाइंड स्टिरप्स के लिए,
पहला डी होगा और दूसरा जो होगा 300 mm। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है दैट वन विल बी द मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्स स्पेसिंग इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 300 एंड डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वर्टिकल तो हम लोग 0.75 डी लगाएंगे, और अगर इसमें इंक्लाइंड रहते तो हम लोग सिर्फ डी या 1 डी लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टाउ वी इज द नॉमिनल shear stress and tau c is the design shear strength of concrete and tau c max is the maximum design shear strength of concrete, which of the following statement is correct। देखिए अभी ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इफ टाउ वी इज द नॉमिनल, टाउ सी डिजाइन नॉमिनल दे के रखा है, डिजाइन दे के रखा है और मैक्सिमम दे के रखा है, तो कौन सा करेक्ट होगी। तो हम लोग देख लेते हैं। इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स सेक्शन टू बी डिजाइन फॉर शेयर, ना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद if tau v is greater than tau c max minimum shear reinforcement is to be provided, ना बिल्कुल गलत। if tau v is less than tau c minimum shear reinforcement is to be provided। ठीक है, और दूसरी ये सही है, if tau v is greater than minimum, ये बिल्कुल गलत है। तो हम लोग का जो आंसर है द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। if tau v nominal is lesser than design then the shear reinforcement is to be provided, that is minimum, हमें मिनिमम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग को याद रखना है, इफ टाउ वी इज टाउ, जो हम लोग के आंसर है टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, बट अगर टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी होगा देन हम लोग को कितना शेयर, देन वी हैव टू प्रोवाइड द शेयर रीइंफोर्समेंट्स फॉर द वैल्यू, कितने के लिए हमें शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता, टाउ वी माइनस ऑफ टाउ सी इंटू बी डी, इतने वैल्यू के लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ता अगर ये ऑप्शन रहता, लेकिन यहाँ पे मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इफ द कंक्रीट इज स्ट्रेस्ड टू इट्स allowable limit earlier than steel, the section is said, इसमें कह रहा है कि इन ए singly reinforced beam if the concrete is stretched to its allowable limit earlier than steel, the section is said to be। क्या होगा, देखिए बोल ये रहा है कि अगर कंक्रीट स्ट्रेस्ड पहले होगा स्टील से, इसका मतलब स्टील हम लोगों ने कम यूज करके रखा है, मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। द ऑप्शन जो है हम लोगों का नहीं सॉरी अंडर रीइंफोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बोल ये रहा है इन ए सिंगली रीइंफोर्स इफ द कंक्रीट इज स्ट्रेस्ड टू इट्स allowable लिमिट अर्लियर देन स्टील, मतलब स्टील जो स्ट्रेस है हम लोग का कंक्रीट में पहले आ रहा है लेकिन स्टील में बाद में आ रहा है। मतलब क्या है, किस में बाद में आ रहा है, स्टील में बाद में आ रहा है और कंक्रीट में पहले आ रहा है। इसका मतलब है जो स्टील है हम लोगों ने कंक्रीट में पहले स्ट्रेस आ रहा है और स्टील में बाद में आ रहा है, मतलब स्टील जो है हम लोगों ने ज्यादा यूज किए हैं, इसीलिए स्टील स्ट्रेस इन स्टील बाद में आया। तो अगर स्टील हम लोगों ने ज्यादा यूज किया इसका मतलब है द सेक्शन इज टर्म्ड एज ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, ये इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हमें ये देखना है किसमें स्ट्रेस पहले आ रहा है किसमें स्ट्रेस बाद में आ रहा है। अगर कंक्रीट में स्ट्रेस पहले आ रहा है इसका मतलब है स्टील में बाद में आ रहा है, तो स्टील बाद में आ रहा है मतलब स्टील हम लोगों ने ज्यादा यूज किया, और अगर स्टील में पहले आ रहा है इसका मतलब कंक्रीट हम लोगों ने ज्यादा यूज किया,
तो वो हो जाएगी हम लोगों का अंडर रीइंफोर्स्ड। ठीक है। Shear span. What is shear span? Shear span is defined as that span where the defined as the zone या that span where क्या होगी, where bending moment is zero, shear force is zero, shear force is constant, bending moment बिल्कुल सही। The option will be option number C. Shear span is defined as that span या that zone where shear force is constant. पूरा shear force जो है वो constant रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी इज, मिनिमम कितना होगा? हमें पता है मिनिमम जो है ASV डिवाइडेड बाय B इंटू द SB इज इक्वल टू द 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 टाइम्स ऑफ द FY। ये हो गया मिनिमम, ये हो गया हम लोगों का मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम क्वांटिटी का इक्वेशन। तो द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट आरसीसी बीम इज, इसको अगर हम लोग सही से करें एसबी 0.85 टाइम्स ऑफ FY नहीं होगा, 0.4 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं। यहाँ पे क्या है 40 इंटू SB बाय FY एंड D। देखिए अगर हम लोग सही से करें उसको तो ऑप्शन जो है हम लोगों का कैसा हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं दोनों तरफ D लगा देता हूं, जैसे यहाँ पे नीचे D है, अगर मैं दोनों तरफ D को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो B इंटू डी हो गया। उसके बाद ये यही वाला ऑप्शन जो बनेगा ASV इंटू BD इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ SB डिवाइडेड बाय 0.87 FY इंटू D, ये ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैं 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी, नहीं पहले तो हम लोग को कैंसिल कर देंगे 40/87 SB FY इंटू D, ये हम लोग का बन रहा है। उसके बाद अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 87, 40 डिवाइडेड बाय 87 करता हूँ तो मेरे पास जो है वो कितना रिजल्ट आएगा, रुकिए मैं एक बार कर लेता हूँ। दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 87, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है दिस वन इज इक्वल टू 0.459 इंटू SB बाय FY इंटू D, ये वैल्यू आएगा। अगर मैं 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आएगा इंटू 100, और इसके साथ भी 100 तो आएगा 45.9 FSB डिवाइडेड बाय FY इंटू D। तो अगर जैसे क्या है जो ऑप्शन हम लोग का आ रहा है 40 इंटू SB बाय FY इंटू D, जो नियरेस्ट ऑप्शन है हम लोग का ये आ रहा है। सो हम लोग का जो ऑप्शन है द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो नियरेस्ट होगा। अगर सभी ऑप्शंस को देखें ना कैलकुलेट करने से बात यही हम लोग को मिल रहा है कि जो हम लोग का नियरेस्ट ऑप्शन है द नियरेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बेंट ऑफ बार्स एट ए सपोर्ट रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्ट द नेगेटिव, बिल्कुल सही है। द बेंट ऑफ बार्स एट द सपोर्ट रेजिस्ट द, नहीं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सही है। रेजिस्ट द शियर फोर्स ये भी सही है। द बेंट ऑफ बार्स नियर द सपोर्ट जनरली 45 डिग्री ये भी सही है। इसका मतलब है सभी ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल द ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि जो भी है इस क्वेश्चन में सही बताया है कि बेंट अप पर जो है बेंडिंग निगेटिव, क्योंकि हम लोग का जो सपोर्ट्स में है जो बेंडिंग मोमेंट इस तरीके का होता है। ठीक है, निगेटिव, तो ये निगेटिव वैल्यू का बेंडिंग मोमेंट है, इसको रेजिस्ट करता है। साथ में शियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है सपोर्ट्स में, ये भी रेजिस्ट करता है। और 45 डिग्री में बेंट अप बर्थ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का।
तो 45 डिग्री, तो ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ स्टीराप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, इंक्रीजेस एट एन। स्पेसिंग जो है हम लोग की स्पेसिंग को इंक्रीज किया जाता है सेंटर ऑफ द बीम में। सो इसमें जो ऑप्शन है हम लोगों का, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि जो बीम है, कोई भी बीम है, जैसे ये सपोर्ट है, सपोर्ट्स में पास पास रखा जाता है और सेंटर में इस पे दूरी रखा जाता है, फिर पास पास, क्योंकि सपोर्ट्स में शेयर फोर्स सबसे ज्यादा होती है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए स्टीरअप्स पास पास रखेंगे। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि स्पेसिंग इज डिक्रीज एट द एंड्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है स्पेसिंग इज इंक्रीज एट द सेंटर, तो ये वाली ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को पूछा गया है कि द इंटेंसिटी ऑफ शियर फोर्स ऑफ एन एलिमेंटल पार्ट ऑफ द बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शियर फोर्स क्या है? शियर फोर्स इज इक्वल टू एफ ए वाई बार बाय आई बी, शियर फोर्स की जो फॉर्मूला है। तो इससे अगर हम लोग देखें, इट इज इनकरेक्ट को हम लोगों को निकालने के लिए बताया गया है। शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस, ये हो गया शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर फोर्स, ये करेक्ट है। एरिया, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये एक शियर फोर्स, ये एरिया। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस वाई बार, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो द इनकरेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द बीम नीड बी चेंज्ड इफ द शियर स्ट्रेस इज मोर देन। ठीक है, जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन हम लोगों का चेंज करना होगा अगर शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो। The maximum shear stress in concrete of a reinforced concrete beam is, what is the maximum shear stress? The maximum shear stress in concrete of a reinforced concrete beam is, अभी मैंने बताया था shear stress की फॉर्मूला एफ ए वाई बार बाय आई बी, या तो और एक फॉर्मूला है वी यू बाई बी डी। ठीक है, ये shear stress की फॉर्मूला है। अगर इससे देखा जाए कौन सी होगी, इससे हम लोग का जो ऑप्शन आ रहा है शियर फोर्स बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ नहीं है, लीवर आर्म बाय शियर फोर्स इनटू विड्थ नहीं है, विड्थ बाय लीवर आर्म इनटू शियर फोर्स नहीं है, तो ऑप्शन भी नन ऑफ दिस हो जाएगी ऑप्शन, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं टेंशन बार्स इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकोर्ड इन टाई सपोर्ट। ये एक कैंटिलीवर बीम है, इसमें जो एंकोर बार्स है इस तरीके से सपोर्ट्स मतलब एंकोर्ड होगा। टेंशन बार्स, जो टेंशन बार्स होगा इस तरीके से एंकर किया जाएगा या फिक्स किया जाएगा इन द सपोर्ट अप टू कितना होगा, अप टू ये जो भी है इसका लेंथ जो होगा इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट लेंथ के समान इसको एंकोर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार, द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? अगर HYSD बार यूज किया जाएगा माइल्ड स्टील के जगह में, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि एक तो है कि HYSD बार्स में हम लोगों का जो कि टॉर बार्स भी कहा जाता है, उसमें क्या हो जाएगी, उसमें जो है हम लोगों का बार्स में थ्रेडेड बार्स होता है। ठीक है, इस तरीके का थ्रेडेड बार्स होता है जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और
ये कोड बुक में भी दिया गया है कि HYSD बार्स यूज करने से 60% जो है या 60% जो है बढ़ जाता है in comparison to the mild steel. So option will be option number A. The length of the straight portion of a bar beyond the end of a hook should be at least. The length of the straight portion of the bar beyond the end of the hook should be at least 4 times of the diameter. ये जो भी है ना हम लोग या तो इस तरीके का यहां से लेके यहां तक हम लोग 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी डायमीटर होगा 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर प्रोवाइड करते हैं, या तो इसमें यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक। ये एंड हो गया, एंड ऑफ द हुक से हम लोग कितना ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, यहां से लेके यहां तक 4 टाइम्स द डायमीटर प्रोवाइड करते हैं। जो डायमीटर ऑफ बार होगा उसकी डायमीटर, जैसे मान लिया 6 mm की बार तो 6 into 4 24 mm की प्रोवाइड करेंगे। लैप लेंथ इन कंप्रेशन बार शुड नॉट बी लेस देन 24 डाया और 24 टाइम्स ऑफ द डाया। ठीक है, लैप लेंथ इन कंप्रेशन, देखिए कंप्रेशन और टेंशन, ये कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया। सो कंप्रेशन में हमेशा 24 टाइम्स ऑफ डाया होगा और टेंशन में 30 टाइम्स ऑफ डाया होगा। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो चीज है थ्योरी है, ये कोड बुक में लिख के रखा है IS 456 2000 कोड बुक में, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कंप्रेशन में कम 24 टाइम्स ऑफ डाया और टेंशन में ज्यादा 30 टाइम्स ऑफ डाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड then its bond strength can be increased more economically by, ये तो पता है कि सभी को पता होगा कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो हम नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देंगे और छोटा छोटा कर देंगे बाय यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन। In limit state method of design for HYSD bars, the value of bond strength shall be for HYSD bars। HYSD bars जो है इसमें अभी मैंने बताया था कि HYSD जितने भी bars है उसमें जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी 60% से इन कंपेरिजन टू द माइल्ड स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिग्मा S is the shear stress in bar and tau BD is the design bond strength, then the development length of the bar of development length की फॉर्मूला क्या है? Development length is equal to the phi into the sigma S divided by the 4 times of tau BD। तो जो हम लोग phi है, this phi will be equal to 0.87 times of the Fy into the sigma S divided by 4 times of the tau BD। This is the design bond stress, design bond stress। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो किसके साथ मैच हो रहा है? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द बियरिंग स्ट्रेस एट बैंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन इज। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस, देन द बियरिंग स्ट्रेस एट बैंड फॉर लिमिट स्टेट इज 1.5 टाइम्स मोर होगा इन कंपेरिजन टू द LSM और WSM को देखा जाए तो LSM में 1.5 गुना ज्यादा होता है, 1.5 टाइम्स मोर होगा। उसके बाद द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय, कि कौन अफेक्ट करेगा? बाय स्टील प्रॉपर्टीज, बाय कंक्रीट प्रॉपर्टीज, बाय श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। द तीनों ही जो बॉन्डिंग होगा ना स्टील के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंक्रीट के ऊपर और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of the lap in compression is kept greater than bar diameter into the permissible stress divided by the 5 times of the bond stress divided by the 5 times of the
बॉन्ड स्ट्रेस और इस क्या होगा कंप्रेशन के लिए। देखिए कंप्रेशन में अभी अभी मैंने बताया था, कंप्रेशन में 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर, टेंशन में 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो 24 टाइम्स ऑफ द 24 बार डायमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, एडेशन, या कौन सा होगा, फ्रिक्शन होगा, एडेशन होगा, या किसके लिए होगा? जो ऑप्शन है हम लोगों का किसके लिए होगा, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगी फ्रिक्शन एज वेल एज एडेशन। तो अगर देखा जाए ना, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू बोथ ऑफ देम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी होगा जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, साथ में एडेशन भी है, एडेशन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट जिनके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the bar carrying positive bending moment is bent up to resist the negative bond is shown in which of the figure। किस तरीके से बेंड किया जाता है? तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, इस तरीके से बेंड किया जाता है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज शोन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखिए अगर देखा जाए ना, तो जो हुक है अभी अभी मैंने अभी इसी वाले जो है आज की वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम है डेवलपमेंट लेंथ है ये हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर एंड्स के बाद। तो ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 6 kg per centimeter square for M15 grade concrete, the length of embedment of a bar of diameter d accord। मतलब हमें डेवलप लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट या डेवलपमेंट लेंथ पूछा गया है which is equal to the phi into the sigma s divided by 4 times of tau bd। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगी वो होगा हम लोग का कैसा होगा, निकालना होगा इसको। देखिए निकाल लेते हैं, फाई इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा एस, जो हम लोगों की सिग्मा एस वैल्यू है। इसमें क्वेश्चन में ये दे के रखा है कि सिग्मा एस इज इक्वल टू द स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसीडर्ड। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसका, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोगों का 140। ठीक है, 140 प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4 टाइम्स ऑफ टाउ बीडी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ M15 के लिए, तो M15 के लिए मैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो यूज करूंगा इक्वल टू 0.6। क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें M15 ग्रेड के बारे में पूछा गया है, और आप लोग को ये ध्यान रखना है कि M15 जो ग्रेड है मिनिमम ग्रेड जो होगा M20 होगा फॉर LSM लिमिट स्टेट मेथड। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है M15 के लिए, तो मैं यूज करूंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में की फॉर्मूला, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से सिग्मा एस की वैल्यू 140 हो जाता है, तो इसीलिए मैंने 140 यूज किया। और फाई क्या है, डायमीटर ऑफ द बार, तो इसमें मैं डायमीटर ऑफ द बार यूज करूंगा। ठीक है, फाई इज डायमीटर, या यहाँ पे डी भी करके रखा है, तो यहाँ पे एक्चुअली फाई के जगह में डी यूज करूंगा, तो 140 डिवाइडेड बाय 2.4 6424 2.4 हो जाएगा इंटू डी। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन आएगा 58 टाइम्स ऑफ डी, जो कि आंसर नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की फॉर M15 कंक्रीट मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस लोकल बॉन्ड स्ट्रेस जो है इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
The local for M15 concrete, the local bond stress will be 5 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो भी है दिस इज एज पर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड बट नॉट पर द लिमिट स्टेट मेथड, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में मिनिमम M20 से शुरू होता है, वर्किंग स्ट्रेस में M15 से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ लैप इन टेंशन इन्फोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, टेंशन के बारे में पूछ रहा है, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन में 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर, टेंशन में 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगा ऑप्शन, क्योंकि टेंशन में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंकोरेज वैल्यू ऑफ ए हुक is assumed 16 times the diameter of the bar if the angle of bend is, देखिए इसमें जो है ऑप्शन में क्या लगाऊंगा, देखिए 45 डिग्री के लिए जो है हम लोग लगाते हैं, जनरली हम लोगों का जो 45 डिग्री होगा तो उसके लिए हम लोग 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 गुना मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 45 को मैं अगर 4 गुना मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री होना होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये एक कंट्राडिक्टरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप लोगों को बस अटेम्प्ट करना है, इसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे आंसर गलत है, क्योंकि 4 डिग्री हम लोग प्रोवाइड करते हैं 45 डिग्री के लिए कि 16 यहाँ पे कहा गया है 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर का यूज करेंगे, 180 डिग्री में करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड नॉट बी एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, शुड बी एटलीस्ट 4 गुना होना चाहिए मिनिमम 4 टाइम, अभी मैंने बताया भी था ये बात, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आता रहता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एलोएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार टू दैट ऑफ द प्लेन बार्स की वैल्यू क्या होगा, रेशियो के बारे में पूछ रहा है, दैट द रेशियो ऑफ द allowable bond stress in deformed to that of the plane bar is of option 1.6 होगा जो रेशियो, ये आप लोगों को याद रखना है, जो रेशियो होता है दोनों में 1.6 होगा, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की नॉन ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एसबी इज द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस ऑन ए बार ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस द लेंथ ऑफ द एम्बेडमेंट, मतलब डेवलपमेंट लेंथ पूछा गया है इसमें, तो डेवलपमेंट लेंथ विल बी इक्वल टू 5 into द सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। तो अगर इसमें देखा जाए डिजाइन एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस 4 टाइम्स ऑफ, नीचे कौन सा वाला में 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी है, ये वाला पे, सो जो हम लोग की जो आंसर है ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 जो है इसका खास कर टेबल बना के रखा है IS 456 में कि M20 जब होगा उसमें 1.2 होगा, द ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डेवलपमेंट लेंथ जो है 5 into द सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, डेवलपमेंट लेंथ कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे होगा, शियर स्ट्रेस ना स्ट्रेस इन बॉन्ड, बेंडिंग स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, बिल्कुल सही, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बी डी, दिस इज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं फिलहाल तो अभी डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स या आरसीसी का बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिया, नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक दी वीडियो, एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।